हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस वाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है यहाँ पर ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज होने वाली है। ध्येय आईएएस में हम फुल टेस्ट अब हम लगा रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा क्योंकि एग्जाम जो है नियरेस्ट आने लगा है, तो फुल टेस्ट हम लगा रहे हैं। सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर जीएस के और यहाँ पर करंट अफेयर्स के दोनों ही हम 140 क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। बेसिक इस सीरीज में ही, इस टेस्ट में ही हिंदी के क्वेश्चन भी है, लेकिन हिंदी के क्वेश्चनों को अलग हम प्लेलिस्ट में करते हैं क्योंकि आप ही के माध्यम से बहुत सारे लोग ये कहते हो कि हिंदी की प्लेलिस्ट अलग बना दीजिए, तो इसलिए हिंदी के हम अलग करते हैं, जीएस के अलग करते हैं। तो आप दोनों को देखना चाहते हो तो आप एक एक करके देख सकते हो। तो हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज नोटिफिकेशन ऐप हमारा आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक दी है, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग ध्यान रखिएगा लिंक के, या फिर आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो यूपीएससी नट। वहां पर आपको मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे, उन कोर्सेज को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हो। वो कोर्सेज यूपी आरओ यूपी पीसीएस के लिए बनाए गए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा, पहला क्वेश्चन बात करने से पहले आप लोगों की समस्या कि सर जूम कर दिया करो, जो काफी जूम कर दिया है वैसे तो मैंने। क्या होता है, कोई कोई क्वेश्चन बड़ा होता है तो फिर वो अलग अलग हो जाता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब देखो कितना अलग अलग हो गया, तो इसलिए जूम कम ही करते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब आपकी समस्या है तो उसको समाधान करना होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भाई बात यहाँ पर भाग 2 की जा रही है, जो आपका भाग 2 है अनुच्छेद आपका संविधान में, जिसमें अनुच्छेद आपके आर्टिकल कितने हैं, 5 से 11 तक दिए गए हैं। उसी अनुच्छेद उसी भागी की बात की जा रही है। पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता जो अधिकार हैं उनको किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है? बहुत छोटा क्वेश्चन है। आर्टिकल 6 में, अनुच्छेद 6 में उनका जो है वर्णन या अंतर्गत यहाँ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। मूल अधिकार है और एक तरफ अनुच्छेद है, कौन सा मूल अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? चलिए जैसे बात करें हम, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण की बात कर रहा है। हम आर्टिकल 22 में वर्णन, अब देखो यहाँ पर ये लिखा है तो हम यहाँ पर इस साइड लिख देते हैं, आर्टिकल 22 में दिया गया है। विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण की बात किया है तो आर्टिकल 14 में लिखा गया है। किसमें? 14 में लिखा गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की जाए तो हम कहेंगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण आर्टिकल 20 में लिखा गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात की है तो आर्टिकल आपके 21 में लिखा गया है। ठीक है, तो हमने सारे ऑप्शन यहाँ पर सही मिला लिए हैं, जो कि आपको यहाँ पर अब ध्यान नहीं रखना है, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन जो है मिला लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संघ के द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? संघ के द्वारा उद्गृहित की जाते हैं और संग्रहित भी की जाते हैं, लगाए भी जाते हैं, उनको संग्रहण भी की जाता है, किंतु राज्यों को सौंप दिए जाने वाले जो कर हैं इनमें से किस आर्टिकल के तहत यहाँ पर उल्लेख किया गया है? हम कहेंगे जो आर्टिकल है 269 269 आर्टिकल में इनका वर्णन जो है किया गया है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 269 में 269 में वर्णन किया गया है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि यूपी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी आरओ की, तो बेसिकली अब बहुत सारे लोग मैथ और सीसेट के पीछे, मतलब कि मैथ और रीजनिंग के पीछे ना परेशान रहते हैं। तो उनको क्या करना है, अब सीसेट की हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और 2 क्लास ऑलरेडी लग चुकी हैं, आप जाके चैनल पर भी देख सकते हो। अब सीसेट हमारे चैनल पर भी स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था लगना स्टार्ट हो जाएगा, चिंता मत करो, हो चुका है लगना, आप देख सकते हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सही ऑप्शन इनमें से कौन सा है? संविधान, भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या बिल्कुल सही है? हाँ बिल्कुल सवाल सही है, संघीय शब्द का भारत के संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा कहता है कि अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। हाँ दूसरा भी ठीक है, संघ का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, तो सी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उम्मीद है अब सारे लोगों को भी ये पूरा बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की जो उम्र सीमा है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो कौन सा यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ था आपका संविधान में जिसमें 21 वर्ष से घटाकर आपकी 18 वर्ष जो है आपकी मतदान देने की, वोट देने की जो सीमा को कर दिया गया था? हम कहेंगे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में ये सीमा को आपको कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर कुछ भाग दिए गए, भाग 5, भाग 6, भाग 8 भाग, है ना? तो ये जो भाग है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है उसकी बात कर रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर भाग 5 संघ सरकार सम्मिलित है, भाग 6 राज्य सरकार सम्मिलित है, भाग आपका यहाँ पर निर्वाचन सम्मिलित है, भाग यहाँ पर
ट्रिपल आई की बात की जाए, है ना। अब ये थोड़ा सा मेरे माइंड से स्केप है, इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर हम चलो खैर बात कर लेते हैं। तो ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र संबंधित नहीं है, बल्कि संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। किससे? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर गलत था, बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाज खंड कहां पर है? तो देखो तांबा उत्पादक क्षेत्र मतलब तांबा का उत्पादन किया जाता है मलाज खंड में, लेकिन ये कहां पर है? तो मलाज खंड जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ तेल शोधनशालाएं हैं और एक तरफ उनकी अवस्थिति है। कौन सी तेल शोधनशाला कहां पर अवस्थित नहीं है? जैसे हम बात करें बीना मध्य प्रदेश में है, करेक्ट है। नून माटी असम में, ये भी ठीक है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में, ये भी करेक्ट है। तो तीनों तो सही हो गई। तो पर चौथी वाली नुमालीगढ़ की बात की है, कहां पर है? तमिलनाडु में नहीं है, नुमालीगढ़ जो है आपकी असम राज्य में। कहां पर है? असम राज्य में है। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ नाभिकीय शक्ति केंद्र है और उनकी अवस्थिति है। कौन सा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां पर है? जैसे कुंभवाड़ा की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। जैतपुरा की बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। हरिपुर की बात किया तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में है। और बात करें चुटगा की तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन जो यहाँ पर रहेगा आपका ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? मतलब कि यहाँ पर गलत इनमें से कौन सा? एक तरफ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे है और एक तरफ उनकी अवस्थिति है। चलिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गलत मिला हुआ है? जैसे बात करें लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम, बिल्कुल करेक्ट है। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल नहीं है। दाबोलिम जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है गोवा है। कहां पर है? गोवा है। अब जितने लोग गोवा गए हैं उनको पता होगा। तो बी ऑप्शन गलत था। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में, करेक्ट है। और राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में, ये भी आपका यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सा? दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है, जो कि गलत था। एक तरफ जनजाति और एक तरफ निवास क्षेत्र, कौन सी जनजाति किस निवास क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। चलिए बात करेंगे, जैसे अगर हम बात करें भूमिज, भूमिज आपकी जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। सहरिया की बात करें तो राजस्थान से संबंधित है। कुरुबा की बात करें तो कुरुबा जो है आपकी कर्नाटक संबंधित है। और पंग वाला आपकी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन जो रहेगा आपका डी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भाई ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, कहां पर है? तो हम कहेंगे ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात राज्य में है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में इस बार आ जाए। तो ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है गुजरात राज्य में है। विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? अब भाई विश्व का प्रथम मानचित्र पूछ लिया किसने बनाया था, तो हम कहेंगे अनेक्सिमेंडर के द्वारा बनाया गया था। बड़ा प्यारा, और भूगोल पढ़ते साथ ही पहला क्वेश्चन आता है, विश्व का प्रथम मानचित्र अनेक्सिमेंडर के द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दोलन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दोलन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? हम कहेंगे एलन संडेजा के द्वारा प्रस्तुत किया था। किसने? एलन संडेजा ने प्रस्तुत जो है किया हुआ था। घाटी है और अवस्थिति, यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? घाटी और अवस्थिति में कौन सा सही है उसकी बात करेंगे। जैसे रैबिट घाटी, रैबिट घाटी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में, बिल्कुल करेक्ट है ना। पो घाटी मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर रैबिट घाटी कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पो घाटी कहां पर है? पो घाटी जर्मनी में नहीं है, पो घाटी आपकी इटली में है। जाने कहां पर? इटली में। ब्लैकवुड घाटी कहां पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर रहेगी? ऑस्ट्रेलिया में रहेगी ब्लैकवुड घाटी। और बड़ा घाटी की बात किया तो ये आपकी ब्राजील में नहीं है, कहां पर है? इंडोनेशिया में। कहां पर रहेगी? इंडोनेशिया देश में जो है स्थित है। तो आपको ऑप्शन बी सी डी यहाँ पर गलत थे, बाकी ए ऑप्शन करेक्ट था। रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी पवन कौन सी है? मतलब कि जो ब्लड रेन होती है, मतलब कि जो रेड वर्षा होती है, रक्त वर्षा होती है, उसके लिए कौन सी पवन आपकी इसमें उत्तरदायी है? तो हम कहेंगे शिरोको पवन उत्तरदायी। कौन सी? शिरोको पवन उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि यह भूमध्य सागरीय गर्म एवं शुष्क हवा को रेगिस्तान सहारा के रेगिस्तान से उड़ती है, और जब यह भूमध्य सागर पर बहती है तो नमी को ग्रहण कर लेती है और कभी कभी लाल वर्षा का कारण बनती है, जिसके कारण इसको रक्त वर्षा के रूप में शिरोको को जाना जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ नदी है, एक तरफ उद्गम स्थल है, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? चलिए बात करते हैं कौन सा सही नहीं है। जैसे बात करें मिसिसिपी इटास्का झील से, बिल्कुल ठीक है। कोलंबिया की बात किया है तो कोलंबिया आपकी कोलंबिया झील से, ये भी करेक्ट सही है। सेंट लॉरेंस की बात की जाए भाई तो लेक सुप्रियर से नहीं निकलती, तो फिर किससे? ओंटारियो झील से। कौन सी? ओंटारियो झील से जो है निकलती है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो सी ऑप्शन है आपका यहाँ पर गलत था, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। अमेजन आपकी एंडीज पेरू से निकलती है, तो आपका डी भी करेक्ट है। चागोस द्वीप अब वेरी इंपोर्टेंट, ये भी इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये सब चर्चा में रहे इस वर्ष।
चागोस द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप कौन है? चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया है कौन सा है, तो हम कहेंगे डियागो गार्सिया है। किसका है? डियागो गार्सिया है। यहाँ इस पर डियागो गार्सिया पे कौन से देश की संप्रभुता बनी हुई है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कमेंट करके बताइए, अदरवाइज मैं नहीं कहता हूँ आपको याद है तो ही बताओ, आप गूगल से करो, गूगल बाबा से नेट से पूछो कि भाई डियागो गार्सिया देश पर या डियागो गार्सिया द्वीप पर किसकी यहाँ पर देश की संप्रभुता है, कौन यहाँ पर सैन्य मिलिट्री शासन चला रहा है, किसने अपनी सेना को उतार रखा है, सारी चीजें आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप बताओगे आपको पता होगा, बाकी और भी अपने मित्रों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नव उद्गत न्याय की देवी की प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की नव मूर्ति बन गई है न्याय की देवी, जो प्रतिमा का निर्माण या मूर्तिकार है वो कौन है, तो हम कहेंगे विनोद गोस्वामी जी हैं। कौन है? विनोद गोस्वामी जी ने बनाई हुई है। 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की प्रथम वंदे मेट्रो ट्रेन जिसे हम नमो भारत रैपिड रेल का संचालन किनके मध्य में किया गया है? तो हम कहेंगे अहमदाबाद एवं भुज के मध्य में किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट है। NIRF क्या लिखा है? NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2024 के समग्र श्रेणी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस उच्च शैक्षणिक संस्थान ने शीर्ष 5 में अपना स्थान, टॉप 5 में अपना स्थान को प्राप्त किया हुआ है? हम कहेंगे IIT BHU ने प्राप्त किया। किसने? IIT BHU ने प्राप्त जो है टॉप 5 में स्थान को अपना बरकरार जो है रखा है। देश का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? तो देश का पहला निजी रॉकेट की बात कर रहा है विक्रम एस रहेगा। कौन सा रहेगा? विक्रम एस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री साचेंज ने भारत के पहले निजी सैन्य विमान संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया? तो भारत का पहला निजी सैन्य विमान संयंत्र का जो उद्घाटन है वो आपका वडोदरा में किया गया। अब वडोदरा किस राज्य में? तो वडोदरा आपका गुजरात राज्य में किया गया है। कौन कौन देश ने? तो भारत ने और स्पेन ने किया है। तो ये इंपोर्टेंट है, भारत और स्पेन के द्वारा जो है किया गया है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र की बात करें कहां पर है? हम कहेंगे नोएडा में स्थित है। कहां पर है? नोएडा में है। विश्व का प्रथम ग्लोब किसने बनाया था? तो विश्व का प्रथम ग्लोब की बात करें किसके द्वारा बनाया गया था? हम कहेंगे मार्टिन बेहम के द्वारा बनाया गया था। किसने? मार्टिन बेहम के द्वारा बनाया गया था। पहले कुछ क्वेश्चन और पूछा था, वरना आप लोग अनेक्सिमेंडर याद रखे हो, है ना, वो अलग क्वेश्चन था। यहाँ पर विश्व का प्रथम ग्लोब की बात कर रहा है। किसकी? ग्लोब की बात की जा रही है। वहां पर हमने मानचित्र की बात की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में किसने निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी? तो सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए निहारिका जो परिकल्पना है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? हम कहेंगे पियरे लाप्लास के द्वारा। किसके? पियरे लाप्लास के द्वारा प्रस्तुत जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेलेनोलॉजी किस खगोल विज्ञान शाखा से संबंधित है? सेलेनोलॉजी की बात कर रहा है किस खगोल विज्ञान शाखा से संबंधित है? हम कहेंगे चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित है। किसे? चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ ज्वालामुखी और अवस्थिति है, और ज्वालामुखी अवस्थिति में पूछ रहा है कौन सी अवस्थिति गलत है? केलायू हवाई द्वीप पर करेक्ट है। मोनालोआ, मोनालोआ भाई आपकी सिसिली में नहीं है, तो ये भी आपकी कहां पर है? हवाई द्वीप पर ही है। मोनालोआ भी आपका हवाई द्वीप पर ही है, तो बी ऑप्शन गलत है। जबकि न्यामुरा गिरी की बात करें तो विरुंगा पर्वत पर करेक्ट है, और विश्वेश की बात करें तो नेपल्स की खाड़ी में है, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे महासागरीय गर्त और महासागर है। महासागरीय गर्त कौन से महासागर में है? जैसे टोंगा की बात करें तो यह प्रशांत महासागर में है। रोमांचे की बात किया तो अटलांटिक महासागर में है। डायमेंटिना की बात किया तो आपके हिंद महासागर में है, और मेलॉय की बात किया तो आर्कटिक महासागर में है। आपका जो ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पर डी वाला जो आपका यहाँ पर करेक्ट है हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है? तो भाई मैप रख के बैठो, फुल टेस्ट लगा रही हो तो मैप रख के तो बैठोगे ना, आपको पता ही होगा। तो मैप रख के बैठिएगा, गूगल का गूगल मतलब एटलस रख के बैठिएगा। देश की राजधानी कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। इनमें से कौन सी देश की राजधानी कैस्पियन सागर के तट पर है? हम कहेंगे अजरबैजान। कौन सी? अजरबैजान की राजधानी आपकी जो बाकू है। क्या है अजरबैजान राजधानी? बाकू है, जो आपकी कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट आता है कि नदियों के संगम के पश्चात दिहांग या फिर सियांग नदी का उद्गम नाम जो है ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो कौन सी नदी के संगम के पश्चात दिहांग नदी का नाम जो है ब्रह्मपुत्र हो जाता है? तो हम कहेंगे लोहित है ना, लोहित एवं दिबांग के बाद में इसका नाम ब्रह्मपुत्र जो है पड़ जाता है। देखो भाई क्वेश्चन बहुत मेहनत से बनते हैं और इतनी टेस्ट सीरीज आपकी लाते हैं, टेस्ट सीरीज जो है आपकी पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मोटिवेशन इतना नहीं दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो, है ना, तो इतना आप लोग कर दीजिए करो। साथ में हमारा ऐप जो आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नेट है, इसको भी डाउनलोड करके आप लोग मल्टीपल कोर्सेस से वहां पर देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए प्रॉफिट वाली चीजें ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर कुछ भी मिल रहा है। आप एक बार देखो जाके, आपको खुद समझ में आएगा चीजें कैसी हैं। थंडर बे कनाडा में है, किस झील के किनारे अवस्थित है? तो थंडर बे कहां पर है? कनाडा में है, लेकिन यह किस झील के किनारे है? तो हम कहेंगे सुपिरियर झील के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? एक तरफ गिराए हैं और एक तरफ उनकी विशेषता है, तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है बात करेंगे। जैसे हम बात करें शुक्र ग्रह की व्यवस्था पृथ्वी की बहन कहते हैं, मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं, शनि को भाई शनि को क्या कहते हैं? शनि को भाई ग्रह में आकार में दूसरा बड़ा, लघु सौर तंत्र नहीं कहते हैं, लघु सौर तंत्र जो है नहीं कहते हैं। शनि को जो आकार में दूसरा बड़ा ग्रह के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना, दूसरा बड़ा ग्रह के रूप में जाता है। मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित इसके बलय घूमते हैं, क्या घूमते हैं? इसके चारों ओर बलय है। तो लघु सौर तंत्र कैसे कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। लघु सौर तंत्र हम बृहस्पति को कहते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बृहस्पति को ही हम सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर गलत था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है एक तरफ संगठन है और इनकी स्थापना वर्ष से कौन से संगठन की स्थापना कब हुई थी? जैसे अंकटाल की बात किया तो 1964 में हुई थी, आसियान की बात करें तो 1967 में की गई थी, दक्षिण की बात करें तो 1985 में की गई थी, और डब्ल्यूटीओ क्या लिखा है? डब्ल्यूटीओ की बात करें तो 1995 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 में प्रस्तावित उद्देश्यों से संबंधित संकेतकों के लिए मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है कि संकेतकों की जो मध्यावधि लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने, हम कहेंगे वर्ष 2026 तक प्राप्त किए जाने हैं। जैन धर्म के निम्नलिखित तीन थंकरों में कौन एक ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जिन विजेता अर्यत पूज और निर्गंथ बंधन मुक्त जो है कहलाए थे? तो कौन कहलाए थे? इसका आंसर वैसे आप लोगों से पूछ रहा है तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, महावीर स्वामी कहलाए, क्योंकि आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ तो ये है, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि आप लोगों को क्वेश्चन पता है या नहीं है। तो इसलिए जिन अर्यत और निर्गंथ जो है महावीर स्वामी कहलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? तो इन चारों में कौन सा गलत है इसकी बात करें। रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा बिल्कुल करेक्ट है। रासायनिक एवं जैविक हथियारों पर निषेध जेनेवा प्रोटोकॉल के तहत, ये भी करेक्ट है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, ये भी करेक्ट है। ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत क्षरण की बात किया है भाई, तो ओजोन परत जो क्षरण है आपकी, हम कहेंगे कार्टेजाना प्रोटोकॉल नहीं, कार्टेजाना प्रोटोकॉल के तहत तो हम क्या बात करेंगे? कार्टेजाना प्रोटोकॉल के तहत हम जैव सुरक्षा की बात करें। किसकी? जैव सुरक्षा की जो बात है की जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये भी क्वेश्चन है कि भाई आपका, एक मिनट बता देता हूं आपका, इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा। ओजोन क्षरण जो है वो किसके बारे में कहा गया था? तो ओजोन क्षरण भैया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किया गया था। किसमें? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो है कहा गया था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ओजोन क्षरण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, और कार्टेजाना में जैव सुरक्षा की बात जो है की गई थी, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना द्वारा मुक्ति दिवस बनाने की घोषणा की गई थी, क्यों की गई थी? तो क्योंकि इसी दिन सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था, इसीलिए जिन्ना के द्वारा मुक्ति दिवस बनाए जाने की घोषणा को किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग को श्वेत उद्योग की संज्ञा जो है प्रदान की गई है? तो श्वेत उद्योग की संज्ञा प्रदूषण मुक्त उद्योग को प्रदान जो है की गई है, और यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ जलप्रपात है और एक तरफ देश है, कौन सा जलप्रपात किस देश में स्थित है? योशीमाइट की बात किया है, योशीमाइट जो है आपका कहां पर है? कैलिफोर्निया में है। टुगेला की बात करें कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। एंजल की बात किया तो वेनेजुएला में है, और गवानी की बात किया तो फ्रांस में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चंद्र एवं भागा क्या है? चंद्र एवं भागा नदियों के संगम के फलस्वरूप चिनाब नदी का अवतरण होता है। इन दोनों संगम स्थलों में कहां पर होता है? तो चंद्र और भागा का जो संगम है किस स्थान पर होता है इसकी बात कर रहा है। जो आगे चलकर जब मिलने का जो स्थान की बात कर रहा है वो चिनाब नदी कहलाई जाती है। तो इन दोनों का जो स्थल है वो आपका तांडी जगह पर होता है। कौन सा? तांडी जगह पर, हिमाचल प्रदेश में, वहां पर इनका मिलन होता है या संगम होता है। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में कौन रावी नदी के तट पर है?
जल विद्युत परियोजनाएं हैं और रावी नदी के तट पर है। कौन सी है रावी नदी के तट पर? तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है आपकी चमेरा परियोजना है। चमेरा परियोजना जो आपकी है रावी नदी के तट पर है। कौन सी? रावी नदी के तट पर है। यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? बॉक्साइट खनिज क्षेत्र है और उनकी अवस्थिति है। कौन सा बॉक्साइट खनिज क्षेत्र के अवस्थिति में स्थित नहीं है, इसकी बात यहाँ पर कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर लोहरदग्गा, लोहरदग्गा की बात किया है तो कहाँ पर है? या मध्य प्रदेश में नहीं है तो कहाँ पर है? लोहरदग्गा आपका झारखंड राज्य में। कहाँ पर है? झारखंड राज्य में। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। लातेहार झारखंड में करेक्ट है। कोरापुट उड़ीसा में ये भी करेक्ट है। सरगुजा छत्तीसगढ़ में, ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। मध्य एवं लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन दिया है ज्योग्राफी का। मध्य एवं लघु हिमालय का निर्माण आपका मायोशीन काल में किया गया था। कब? मायोशीन काल में किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर की बात कर रहा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग का हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। अक्टूबर 2024 के दौरान फेमिना मिस इंडिया 2024 खिताब किसे प्रदान किया गया? अक्टूबर 2024 में दिया गया था फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब, लेकिन किसे मिला था? हम कहेंगे निकिता पोरवाल को मिला था। किसको? निकिता पोरवाल को प्राप्त किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है भारत का प्रथम, क्या है? भारत का प्रथम लेखक गांव कहां स्थापित है? भारत का पहला लेखक गांव की बात कर रहा है, कहां पर स्थापित है? हम कहेंगे थानो गांव है। कहां पर है? थानो गांव है। और ये कहां पर है? यह उत्तराखंड राज्य के देहरादून में है। कहां पर है? उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है आपका लेखक गांव के रूप में थानो गांव को जाना जाता है। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, विश्व शौचालय दिवस 2024 कब मनाया गया? भैया वर्ल्ड शौचालय दिवस की बात कर रहा है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? हम कहेंगे 19 नवंबर को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 19 नवंबर को मनाया गया था। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं हेतु पहली बार एक AI जनरेटिव चैटबॉट विकसित किया गया था, जिसका नाम क्या था? महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए AI जनरेटिव चैटबॉक्स लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कुंभ सहायक। क्या नाम था? कुंभ सहायक नाम था। ये भी इंपोर्टेंट है, यूपी के एग्जाम में आ सकता है। नवंबर 2024 में किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महापरीक्षक लेखा परीक्षक मतलब की CAG नियुक्त किया गया है? तो भाई भारत का नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक नवंबर 24 में किसे बनाया गया था? के संजय मूर्ति को बनाया गया है। के संजय मूर्ति को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन अपने शासक से संबंधित नहीं है? एक तरफ अभिलेख है और यहाँ पर पूछ रहा है कौन से शासक से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। जैसे बात करें हम मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख की बात किया, गौतमीपुत्र सातकर्णी से लिखा है। अब भाई ये गलत लिखा है, क्यों? मंदसौर जो अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख से मालवा शासक यशोधर्मन या यशोवर्मन से संबंधित है। तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? यशोधर्मन, या फिर हम जिसे हम यशोवर्मन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यशोवर्मन भी कहीं कहीं मिलता है, तो हम दोनों ही नाम लिख देते हैं, वरना फिर आप लोग कमेंट करोगे सर आपने गलत बता दिया। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन या यशोधर्मन से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। जबकि ग्वालियर अभिलेख मेहर भोज से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख की बात करें तो पुलकेशी के द्वितीय से संबंधित है। इस तरीके से जो आपके रहेंगे वहां पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ रचना है और एक तरफ रचनाकार है। कौन सी रचना किस रचनाकार के द्वारा की गई है? चलिए हम बात करें, जैसे आदि पुराण की बात की जाए तो आचार्य हेमचंद्र ने की है। आचार्य हेमचंद्र ने की है? अरे नहीं की है। किसने की है? आचार्य हेमचंद्र ने नहीं किया। एक मिनट मित्रों, ठीक है। चलिए इधर रचनाकार बात की जाए तो आदि पुराण की रचनाकार कौन है? आचार्य जिनसेन है। कौन है? आचार्य जो है जिनसेन है। नीति सार के कौन है? कामंदक है, ध्यान रखिएगा। निरुक्त के कौन है? यास्क हैं। और प्रशिष्टि पर्वन के आपके आचार्य हेमचंद्र है। तो आदि पुराण की बात किया तो आचार्य जिनसेन है और परिशिष्ट पर्वन की बात किया तो आचार्य हेमचंद्र है। आपको याद रखना है, ठीक है। आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए का चौथा, डी का पहला, बी का दूसरा, सी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित पर्वतों में कौन सी टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? इन पर्वतों में ऐसा कौन सा जो पर्वत है जो टर्सरीकरण का परिणाम नहीं है? भाई टर्सरीकरण से नहीं है। कुल्लुन आपका टर्सरी काल संबंधित है, एंडीज भी संबंधित है, आल्प्स संबंधित है। अल्पेशियन की बात करें, अल्पेशियन आपका टर्सरी युग से संबंधित नहीं है, तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन जो आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब भैया बड़ा क्वेश्चन आ गया है, अभिकथन और कारण है, इनमें से कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्या कह रहा है यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर करेक्ट कौन सा है।
अभिकथन कहता है प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट कहलाता है। कैसा? रिया तट कहलाता है। हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है, रिया तट कहलाता है। दूसरा कहता है कारण है कि नदियों के अपरदन के द्वारा निर्मित घाटी के समुद्र के द्वारा जलमग्न होने से बनता है। जो रिया तट है वो कैसा बनता है? जलमग्न होने से बनता है। तो कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है, तो ए ऑप्शन पे लगाएंगे टिक। ए आर दोनों सही हैं, व्याख्या भी इसकी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पीट कोयला सबसे निम्न कोयला है क्योंकि, कैसा है? पीट कोयला सबसे निम्न कोयला है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा काफी कम पाई जाती है। करेक्ट लिखा है। आर्द्रता की मात्रा, अरे आर्द्रता संबंधित नहीं है, इसमें आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन पहला और सी वाला सही है, तो यहाँ पर दो सही है, तो हम कहेंगे डी वाला सही रहेगा। ए और सी यहाँ पर सही है। पीट कोयले में कार्बन की जो मात्रा है, कैसा है? कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है और आर्द्रता की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है, इसीलिए आपके दोनों ऑप्शन सही थे, तो डी वाले पे हम टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि किसी प्रश्न पर संसद में पक्ष विपक्ष के बराबर मत की स्थिति आ जाती है तो वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कर रहा है कि अगर हम बात करें तो पक्ष विपक्ष के बराबर मत आ जाएं, अब किसी के पड़ले में जाना हो तो निर्णायक मत दे सकता है लोकसभा अध्यक्ष जो है। लेकिन किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 100 में कहा गया है। कितना? अनुच्छेद 100 में इस बात को उजागर किया गया है निर्णायक मत के बारे में। किस प्रकार के करारोपण में आय में वृद्धि के बाद भी कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ये कौन सा करारोपण है जो आय में वृद्धि के बाद भी कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा? हम कहेंगे अनुपातिक करारोपण। कौन सा है? अनुपातिक करारोपण के अंतर्गत है, आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? समस्थानिकों वाला तत्व की बात करा, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो हम कहेंगे पोलोनियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुत सारे लोग ना यूरेनियम पे, थोरियम पे टिक लगाए थे, गलत हो जाएगा। सर्वाधिक समस्थानिकों वाला जो तत्व है वो आपका पोलोनियम हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कौन सा? पोलोनियम जो है हो जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन एक वसंतकालीन गेहूं का मुख्य उत्पादक देश नहीं है? वसंतकालीन गेहूं का मुख्य उत्पादक देश कौन सा नहीं है? कनाडा देश है, यूएसए भी है, रूस भी है, लेकिन मैक्सिको क्या है? नहीं है। ध्यान रखिए वसंतकालीन गेहूं का उत्पादक जो देश है वो मैक्सिको नहीं है, ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कैसा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिको है एक उष्णकटिबंधीय देश है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय देश है, जहां पर शीतकालीन गेहूं को उगाया कैसा है? उगाया जाता है, बसंतकालीन नहीं उगाया जाता है, इसलिए आपका मैक्सिको यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक आय वितरण एवं जीवन स्तर के आकलन से संबंधित है? आय वितरण एवं जीवन स्तर के आकलन संबंधी कौन सी समिति है? कौन सी समिति है? तो हम कहेंगे महालनोबिस समिति है। महालनोबिस समिति है, ठीक है। महालनोबिस जो समिति है 1960 में गठित की गई थी। कब की गई थी? 1960 में गठन की गई थी, और जो आय और जीवन के वितरण से संबंधित है, आकलन करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो महालनोबिस समिति है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वर्षा वन अनुसंधान की बात कर रहा है, रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? जोरहाट में है। अब ये जोरहाट कहाँ पर है? तो जोरहाट भैया असम राज्य में। कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा जोरहाट। भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू किया गया था? धन शोधन के लिए निवारण जो अधिनियम है भारत में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। एहोल प्रशस्ति का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, इसके रचनाकार कौन है? देखो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन कैसे होते हैं। एहोल प्रशस्ति की रचना किसने की है? पुलकेशिन ने की है। पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है, लेकिन बात करा है कि एहोल प्रशस्ति को कौन से रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? तो हम कहेंगे रवि कीर्ति लिखा है। किसने? रवि कीर्ति ने लिखा हुआ है। अब ये वेरी इंपोर्टेंट हो जाएगा। और जो पुलकेशिन द्वितीय है चालुक्य वंश के वातापी का सबसे प्रतापी राजा था। कौन से वंश का था? चालुक्य वंश का था। तो आपको ध्यान रखना है, इनको भी चालुक्य वंश का था, सबसे प्रतापी राजा था। और एहोल प्रशस्ति के रचनाकार रवि कीर्ति जी संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था के मंदी काल में अपनाए जाते हैं? और राजकोषीय उपाय जो है अर्थव्यवस्था में अगर मंदी का काल चल रहा है तो कौन कौन से उपायों को अपनाया जाएगा? तो ऑप्शन आएगा आय के वितरण में समानता, बिल्कुल करेक्ट है। घाटे का वित्त व्यवस्था, ये भी सही है। सरकारी व्यय में वृद्धि करना, ये भी करेक्ट है। निवेश में वृद्धि करना। तो हम कहेंगे चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो अर्थव्यवस्था में मंदी को कम करने के लिए मंदी काल में अपनाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ध्यान
ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो भाई, अभी तक आप लोगों ने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, यूपीएससी नेट नाम है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैं मल्टीपल्स बार कह रहा हूं, आप लिंक पे भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग हमारे सर्च भी कर सकते हो प्ले स्टोर पर यूपीएससी नेट, वहां पर आपको मिल जाएगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जल्दी से आप फैमिली को 10K कर दो, थोड़ा अच्छा लगे और मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन हर इंसान को चाहिए होता है, थोड़ा सा आप भी मुझे दे दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन उसे चिन्हित करें जहां मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी की, मधुमक्खी का छत्ता नहीं देखा होगा तो नेट पे सर्च कर लेना, देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात करें कहां मिलते हैं तो चौपानी मांडव। चौपानी मांडव एक ऐसी जगह है जहां पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ी के साक्ष्य जो है देखने को मिले हैं। निम्नलिखित सैंधव स्थलों में कौन सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो बहुत सारे सैंधव स्थल है, लेकिन सिंधु नदी के तट पर इनमें से 3 हैं, लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं है? कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर है, चंदूदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो भी है। बात की जाए हड़प्पा, हड़प्पा भाई सिंधु नदी के तट पर नहीं है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। कौन सी? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। तो डी ऑप्शन जो है आपका जो है क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। बाकी सिंधु नदी के तट पर नहीं है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। बात करेंगे, एक तरफ वंश है और एक संस्थापक है। कौन सा वंश के संस्थापक संबंधित है? जैसे राष्ट्रकूट वंश की बात की जाए तो दंती दुर्ग संबंधित है, चंचोल वंश की बात की जाए तो विजयालय संबंधित है, चंदेल वंश की बात की जाए तो नन्नुक संबंधित है, और चौहान वंश की बात की जाए तो वासुदेव संबंधित है। कौन से? चौहान वासुदेव संबंधित है। ऑप्शन है आपका सी वाला रहेगा, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जो है हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पर कौन से कथन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं कौन सा कथन सही है। मंगोल धामों को खदेड़ने के लिए बलबन ने शेर खान को पंजाब की सीमा पर तैनात किया था, बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए बलबन का पुत्र शहजादा मोहम्मद 1285 में मारा गया था, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। दोनों ऑप्शन आपके मंगोल से संबंधित है और बलबन से संबंधित है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला रहेगा करेक्ट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ध्यान रखना है। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। अब देखो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि भाई सल्तनत काल में बारूद फेंका जाता था, लेकिन जिस गोले को फेंका जाता था किस यंत्र से फेंका जाता था, हम कहेंगे मंगलीक कहते हैं। क्या कहते थे? मंगलीक नाम से जाना जाता था। आपने देखा होगा ये ऐसे तरीके से फेंका जाता था तो उसको क्या कहते थे? मंगलीक कहते थे। और ये जो गोला है वो सामने सेना जो खड़ी होती थी उस पर जाके आगे की तरफ बरस जाता था, तो गोला फेंकने वाले यंत्र को हम मंगली के नाम से जानते थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब वो वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं कि बताओ उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों ने भाग लेती थी कि नहीं लेती थी, अब ऐसे क्वेश्चन भैया नहीं आते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की। भाई बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की बात कर रहा है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एन.एम. लोखंडे ने की थी। किसने? एम.एन. लोखंडे के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना है। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम लेडी की बात कर रहा है, कौन थी? तो प्रथम लेडी की बात हम करें तो कादम्बिनी गांगुली थी। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग एनी बेसेंट पर टिक लगा देंगे, सरोजिनी नायडू पर टिक लगा देंगे, गलत हो जाएगा। प्रथम महिला कादम्बिनी गांगुली थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान बीना दास ने बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर गोली चलाई थी? देख रहे हो, बीना दास के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल पर गोली चलाई गई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीमांत समारोह के दौरान, और महिला आपके गवर्नर जनरल थे सर स्टैनली जैक्सन। कौन थे? सर स्टैनली जैक्सन थे, जिनके ऊपर बीना दास ने गोली को दाग दिया था या चला दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है, यहाँ पर गलत है, और एक कौन सा गलत है उसको हम देख लेते हैं। जैसे बात करें इंडियन होम रूल महात्मा गांधी लेखक, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस समझते, ये भी ठीक है। इंडियन रेनेसा C.F. एंड्रू समझते, ये भी ठीक है। इंडियन डिवाइडेड, अब इंडियन डिवाइडेड के जैसे ही नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है बल्कि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता संबंधित है। कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो है संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को डिवाइडेड इंडिया नाम दिया गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत हो जाता है, बाकी 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? शिक्षा आयोग है और तत्कालीन गवर्नर जनरल है। कौन सा शिक्षा आयोग किस गवर्नर जनरल से संबंधित यहाँ पर नहीं है? एक गलत है, कौन सा गलत है उसको देखते हैं। जैसे हंटर आयोग की बात करें, लॉर्ड रिपन संबंधित है। कौन है? लॉर्ड रिपन, ठीक है। रैले आयोग लॉर्ड कर्जन संबंधित है, ठीक है। सैडलर आयोग, अब भाई लॉर्ड रीडिंग नहीं है, कौन है? चेम्स फोर्ड संबंधित है, ध्यान रखिएगा, चेम्स फोर्ड संबंधित है। तो
तो हेडलर जो आयोग है चेम्सफोर्ड से संबंधित है, ना कि आपका यहाँ पर लॉर्ड रीडिंग संबंधित है। सर्जेंट आयोग आपका लॉर्ड वेबल संबंधित है, ये भी करेक्ट है। तो सी वाला जो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो था गलत था, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर विषुवत रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है? भाई एक ऐसा कंट्री है जहां से विषुवत रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है, वो कौन सी कंट्री है? तो हम कहेंगे वो ब्राजील कंट्री। कौन सी? ब्राजील कंट्री है भाई। ब्राजील कंट्री से कर्क और कर्क एवं विषुवत एवं मकर रेखा दोनों ही गुजरती है। कौन है? विषुवत एवं मकर रेखा जो है दोनों गुजरती हैं, ब्राजील से गुजरती हैं। साउथ अमेरिका में यह एक देश है। अधिकांश प्रवाल महाद्वीपों के पूर्वी भाग या फिर मध्य महासागरीय कटक के पूर्वी भागों में विकसित होते हैं। क्यों होते हैं? तो हम कहेंगे महासागरीय धाराएं प्रवाल के लिए भोजन लाती हैं, इसलिए ये पूर्वी भाग में क्या होते हैं? विकसित होते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापना हो उसके लिए हम वोल्टमीटर का प्रयोग करेंगे। इसके वोल्टमीटर का जो प्रयोग है किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात कितना है? तो भाई 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात की बात कर रहा है, 951 है। कितना है? अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात 911 है, ध्यान रखिएगा। और आजमगढ़ में अनुसूचित जनजाति में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, 1021। तो पूछा जाए कि 1021 कहां पर है, तो हम कहेंगे आजमगढ़ में। और आजमगढ़ में सबसे ज्यादा आपका लिंग अनुपात है, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार है? इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में बस्ती कीजिए। मतलब कि इनको नॉर्थ से साउथ की ओर हमें क्रम में बताना है कि उराइल गर्त, मेरियाना गर्त, अल्यूशियन गर्त और जापान गर्त। तो इनमें से आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका नॉर्थ में पड़ेगा अल्यूशियन गर्त, पहले नंबर पे लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा पड़ेगा? एक मिनट हाँ ठीक है, अल्यूशियन गर्त सबसे नॉर्थ में पड़ जाएगा। उसके बाद क्यूराइल गर्त पड़ेगा, कौन सा है? दूसरे नंबर पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपका जापान गर्त पड़ेगा, तीसरे नंबर पे लिख लेंगे। अंतिम में मेरियाना सबसे साउथ में पड़ेगा, तो हम चौथे नंबर पर। ऑप्शन अगर तीसरा ए वाला सही रहेगा, 1 3 4 2, इस तरीके से हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अल्यूशियन गर्त, फिर क्यूराइल गर्त, जापान गर्त, फिर आपका अंतिम में मेरियाना गर्त आएगा। सूची 1 और सूची 2 है और इनको यहाँ पर मिलाना है ना। कुछ धातु है किस चीज से यहाँ पर मिलानी है, चलिए बात कर लेते हैं कैसे मिलाएंगे भाई। मिलाने वाली बात करते हैं, कैसे मिलाएंगे। जैसे बात करें सफेदा बेसिक लेड कार्बोनेट से मिला देंगे। आशा धातु की बात करें तो यूरेनियम से मिला देंगे। रणनीतिक धातु की बात करें आपकी टाइटेनियम से मिला देंगे। काला हीरा की बात करें तो कार्बोनेट से मिला देंगे, किसे? कार्बोनेट से मिला देंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर आप लोग कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और विचार क्या करना है उसको देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। करेक्ट बात कर रहा है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, करेक्ट है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 61.2 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी करेक्ट है। बेंजीन का क्वथनांक 80 डिग्री मतलब 80 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी करेक्ट है। हम कहेंगे तीनों ऑप्शन सही है, तो 1 2 3 सही है, तो सी वाले पे हम यहाँ पर टिक जो लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हेपेरिन रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, इसका श्रावण कौन करता है? हेपेरिन रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, लेकिन इसका श्रावण कौन करता है? हम कहेंगे यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। यकृत का मतलब लीवर, ध्यान रखिए, कौन करता है? लीवर करता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राज्य मंत्रियों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री के साथ साथ विधानसभा की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए या कितनी नियत की गई है? तो हम नियत कहेंगे कि 15% जो है की गई है। कितना? 15% की गई है। ये क्वेश्चन बड़ा छोटा है तो आपको थोड़ा सभी लोगों को याद कर ही लेना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सब्सिडी एयर बॉक्स के तहत आती है? भाई सब्सिडी एक है जो एयर बॉक्स के अंतर्गत आती है। कौन सी सब्सिडी है? तो हम कहेंगे एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, दूसरा आपका इनपुट सब्सिडी है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है। अनुसंधान नहीं आती, सहायता कार्यक्रम नहीं आती, ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सब्सिडी एयर बॉक्स के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य और इनपुट सब्सिडी जो है आती है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के अंतर्गत कौन से दो दूरस्थ स्थित संस्थान जो हैं पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़ते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग दोगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि बात कर रहा है कि हम नॉर्थ से चलेंगे साउथ की ओर, वेस्ट से चलेंगे ईस्ट की ओर। ये दोनों गलियारे कहां पर जुड़ते हैं एक तरीके से ये कह रहा है, तो हम कहेंगे सिलचर से पोरबंदर के लिए जोड़ता है। सिलचर से पोरबंदर के लिए जोड़ता है, सी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि बात कर रहा है कि पूरब से पश्चिम की गलियारे कौन से हैं। और ध्यान रखना है इन चारों को जो कहीं भी जॉइंट होता है तो वो झांसी में होता है। कहां पर? झांसी उत्तर प्रदेश में होता है, जहां से रानी लक्ष्मीबाई संबंधित थी। ऐसे याद कर लेना है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का आपका पॉइंट कहां पर होता है? झांसी में होता है।
और पूरब से पश्चिम गलियारे आपके कौन जोड़ते हैं, सिलचर से पोरबंदर जो है जोड़ते हैं, इनको ध्यान कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ समाचार पत्र है और एक तरफ संपादक है, कौन सा समाचार पत्र के संपादक से संबंधित है, जैसे पायनियर की बात करें, पायनियर से बात करें तो जॉर्ज एलन संबंधित है, ठीक है। द इंडिपेंडेंट की बात किया है तो मोतीलाल नेहरू संबंधित है, करेक्ट है। इंडियन स्पेक्ट्रेट की बात किया है तो आपका बहिराम जी मालावारी संबंधित है, और इंडियन मिरर की बात किया है तो रविंद्रनाथ टैगोर संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे, किसने नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को सहमत किया था, तो नमक सत्याग्रह हुआ था जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए गांधी जी को सहमत किसके द्वारा किया गया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। किसने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था कि नमक सत्याग्रह में महिलाओं और पुरुषों की बराबरी में भागीदारी हो, और उसके लिए स्वीकार किया गया था, वो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को मनाया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई, भाई राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की बात कर रहा है, कब की गई, तो 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। कब की गई थी, 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना को किया गया था। भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में बिना पर्यावरण की रुकावट के जीवों के प्रजनन संख्या वृद्धि की क्षमता क्या कहलाती है। कोई एक ज्योग्राफिकल क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, वहां पर परितंत्र में बिना किसी पर्यावरण की रुकावट के जीवों के प्रजनन या संख्या में वृद्धि की क्षमता को क्या कहते हैं, हम कहेंगे जैविक विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक विभव के नाम से उसको हम जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शायद आप लोगों को अब क्लियर यहाँ पर देख पा रहा होगा, जिससे दिक्कत नहीं हो रही होगा। किसी परितंत्र में नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है, किसी परितंत्र में नेट प्राथमिक उत्पादकता की बात कर रहा है, प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे सकल प्राथमिक उत्पादकता से शोषण के दौरान हुई क्षति को घटाने पर आपकी नेट प्राथमिकता जो है उत्पादकता प्राप्त हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि जैविक आवर्धन का खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो जैविक आवर्धन पर खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा प्रभाव की बात कर रहा है, कहां पर पड़ेगा, अंतिम उपभोक्ता पर पड़ेगा। कौन से, अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि बायो ई3 नीति में 3E किसका प्रतीक है, क्या कह रहा है, जो 3E है वो किसका प्रतीक है, बायो ई नीति में, बायो ई नीति में बात कर रहा है, तो हम कहेंगे इकोनॉमी, इन्वॉल्वमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों का आपका मिश्रण प्रतीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान भी माइंड में सेट कर लीजिए। देखो इकोनॉमी में भी ई आएगा, इन्वॉल्वमेंट में भी ई आएगा, एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा। तो 3E किसको बायो ई नीति के तहत जो है जोड़ा जा रहा है। मिशन रूमी 2024 से संबंधित कौन सा कथन सही है, मिशन रूमी 2024 के बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा। भारत का प्रथम पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है, कैसा है, पुनः प्रयोज्य रियूजेबल यहाँ पर हाइब्रिड रॉकेट है, जिसको मिशन रूबी 2024 जो है कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, रूमेन किण्वन प्रक्रिया के मुख्य रूप से क्या होता है। तो रूमेन किण्वन जो प्रक्रिया है मुख्य रूप से क्या होता है, तो हम कहेंगे जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनके पेट के पहले भाग में भोजन का सूक्ष्म जीवों का पाचन होता है। जुगाली मतलब समझते हो ना, जो भैंस होती है या फिर गाय होती है, जो या और भी जानवर हो सकते हैं, अदर जानवर हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, परमानेंट मुंह चलाते रहते हैं। क्या चलाते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, उनको हम जुगाली करना कहते हैं। तो वही है कि जुगाली करने वाले पशुओं के पेट के पहले भाग में भोजन का सूक्ष्म जीवों के द्वारा पाचन करना ही हम कहते हैं। वाटर गैस क्या है, वाटर गैस में किन गैसों का मिश्रण होता है, वही वाटर गैस में बात कर रहा है किन गैसों का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वाटर गैस में किन गैसों का मिश्रण होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की बात कर रहा है, कहां पर है, मानेसर में है। कहां पर है, मानेसर में है। अब ये मानेसर कहां पर है भाई, मानेसर कहां पर है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा, हरियाणा में आपका मानेसर है, वहीं पर आपका राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है। किस प्रविधि के अंतर्गत घोंगे का संवर्धन किया जाता है, भाई ऐसी कौन सी कल्चर है वहां पर घोंगे का संवर्धन किया जाता है, तो हम कहेंगे ऐसा आपका है तो हेल्सी कल्चर है। किसको, हेल्सी कल्चर के अंतर्गत घोंगे का संवर्धन को किया जाता है। कौन सी मटर की प्रजाति बौनी नहीं है, तो मटर की प्रजाति है लेकिन बौनी नहीं है, कौन सी नहीं है बात कर रहा है, अर्पणा है, उत्तरा है, सपना है, रचना नहीं है। भाई रचना नहीं है, रचना क्या है, रचना एक मटर की लंबी प्रजाति है, ध्यान रखिए कैसी है, लंबी प्रजाति के अंतर्गत आती है रचना, और किसकी है, मटर की ही प्रजाति है। तो ऑप्शन आपका
डी रहेगा यहाँ पर, लंबी है, बोनी नहीं है। बाकी अर्पणा, उत्तरा और सपना आपकी मटर की प्रजाति बोनी के अंतर्गत आती है, बाकी रचना आपकी लंबी की प्रजाति। अच्छा एक चीज याद रखना है, लेकिन चारों ऑप्शन मटर की ही प्रजाति है। कैसी है? चारों ऑप्शन में ध्यान रखना है, मटर की ही प्रजाति के अंतर्गत ये है जो है आती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, नवोवेशी उर्वरक यूरिया गोल्ड में यूरिया के ऊपर पौधों के लिए किस पोषक तत्व को लेपित किया जाता है? भाई कर रहा है कि नवोवेशी उर्वरक में यूरिया गोल्ड में यूरिया के ऊपर जो पौधों के लिए किस पोषक तत्व को लेपित किया जाता है, तो वो पोषक तत्व कौन सा होता है? सल्फर का होता है। कौन सा होता है? सल्फर होता है, ध्यान रखिएगा, सल्फर की कोटिंग की गई होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए कथनों पर विचार कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बात करें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से भूमि के कटाव में वृद्धि होती है। अरे भाई गलत लिखा है, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। क्या है? तो दूसरा वाला सही रहेगा, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से मृदा की जो है मिट्टी की सॉइल की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। केवल आपका दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, पहला वाला जो है वो गलत है। चलिए केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान पर परव्यय के लिए 24-25 में कितना बजट अनुमानित किया गया है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या किसान निधि पर परव्यय जो हो रहा है हर साल 2024-25 में कितना बजट आमंत्रित किया गया है, अनुमानित किया गया है? तो बजट का बात की जाए यहाँ पर 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन जो अनुमानित है वो किया गया। कितना? 60,000 करोड़ रुपए जो अनुमानित है वो किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। कथनों पर विचार कर लेते हैं, मांग एवं आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है, बिल्कुल करेक्ट है। मिश्रित मूल्य पद्धति समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। अरे भाई ये तो गलत लिखा है, तो केवल आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला रहेगा, डिमांड जो सप्लाई है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण के तहत इनको देखा जाता है। मिश्रित मूल्य पद्धति जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। कैसी आती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसीलिए आपका पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय एवं गवर्नर के कार्यकारी सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया था? जैसा कौन सा अमेंडमेंट था जो यहाँ पर पहली बार भारतीय को वायसराय एवं गवर्नर की कार्यकारी परिषद बनाया जा सके? ऐसा कौन सा प्रावधान था? तो हम कहेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का प्रावधान था। कौन था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और पहले वायसराय कार्यकारिणी के सदस्य बनने वाले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ध्यान रखिएगा, इनका भी नाम लिख देते हैं, आता है कभी कभी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में वाणिज्यिक विभाग किसने निर्धारित किया था? तो स्वतंत्र जब भारत हो गया था, प्रथम मंत्रिमंडल बना था 1947 में, वाणिज्यिक विभाग किसने प्राप्त किया था? तो वाणिज्यिक विभाग की बात की जाए तो हम कहेंगे CH भाभा ने प्राप्त किया था। किसने? CH भाभा के द्वारा जो है वाणिज्यिक विभाग की देखरेख जो है की गई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन की बात कर रहा है, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताओ, अध्यक्ष कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है कौन से व्यक्ति को बनाया गया था? मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया है? मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन की बात करें किसने किया है? तो वसंत कृष्ण वेद ने किया है। किसने किया है? वसंत वेद कृष्ण के द्वारा किया गया है, ध्यान रखा, हिंदी संस्करण का उल्लेख। ठीक है, तो आपका वसंत वेद कृष्ण वेद ने किया हुआ है। नेक्स्ट आता है, तो यहां पर नेक्स्ट की बात करें तो यहां पर 1 मिनट मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन इसलिए हम लगा रहे हैं, दूसरे सर लगा रहे हैं, तो वहां पर सेपरेट वीडियो बन रही है, तो उनको आप एक बार जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर मैथ के कई सारे क्वेश्चन, ठीक है, चलिए यहां से बात करेंगे। मैथ वाले क्वेश्चन यहां तक थे, बस खत्म हो चुके हैं। चलिए तो यहां पर हम बात कर लेते हैं, जनवरी 2025 में निम्नलिखित शहरों में कौन से 2 शहर हैं जो रामसर अभिसमय के तहत आर्द्र भूमि शहर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन चुके हैं? तो 2 भारतीय शहर हैं, कौन से बने हुए हैं इसकी बात कर रहा है, और यह कब बने हैं? जनवरी 2025 में ही इनको बनाया गया है। तो 2 शहरों की बात करें तो एक तो आपका इंदौर हो जाएगा, दूसरा आपका उदयपुर हो जाएगा। तो इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, और उदयपुर कहां पर है? राजस्थान में। तो राज्यों के भी नाम पूछ जाए तो वो भी आप बता सकते हो, और शहरों के नाम पूछे जाए प्रॉपर तो वो बता सकते हो कि जनवरी 2025 में इंदौर एवं जयपुर को रामसर अभिसमय के आर्द्र भूमि शहर के रूप में, वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है, और ये 2 भारतीय शहर बन चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। चलिए चुनाव कर लेते हैं। जनवरी 2025 में भारत आधिकारिक तौर पर मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। बिल्कुल करेक्ट है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल होने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला भागीदारी देश नहीं है, और भी इसमें बन चुके हैं, जैसे जापान बन चुका है ना। जापान के बाद तो भारत बना है, तो इसलिए केवल पहला वाला ही सही रहेगा, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। जनवरी 2025 में भारत का उत्तराखंड राज्य स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित अनुसूचित जनजाति को इसके दायरे से बाहर रखा गया है? तो भाई बात कर रहा है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है उत्तराखंड। अब जो उत्तराखंड राज्य बना है जनवरी 2025 में, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर बात करें तो अनुच्छेद 342 एवं 366 क्लोज बाई 225 के तहत इसको वर्णित जो है अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में केंद्रीय वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2025। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में बता रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देश का कुल वन आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। बिल्कुल करेक्ट है। देश के राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, ये भी करेक्ट है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन के प्रतिशत की दृष्टि से देश का पहला राज्य आपका लक्षद्वीप है, तो हम कहेंगे ठीक है, क्योंकि ये प्रतिशत के बारे में पूछ रहा है, तो लक्षद्वीप का नाम ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला रहेगा। 1 2 3 यहाँ पर सारे ऑप्शन करेक्ट है। जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया। इसका संबंध कौन से विचार से या कथनों से, उसको हम देख लेते हैं। तो भाई केंद्रीय मंत्री थे आपके पीयूष गोयल, और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का नई दिल्ली में गठन किया। इसके बारे में श्री पल्ले गंगा रेड्डी को इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया। करेक्ट है। इस बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में भी स्थापित किया गया, ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो सी वाला यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। करंट अफेयर के चल रहा है तो थोड़ा सा ध्यान ही रखिएगा। जनवरी 2025 में जारी वित्त स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संबंध में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भाई कहा जा रहा है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के बारे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है यहाँ पर हो जाएगा। तो करेक्ट की बात करें, यह सूचकांक केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया है कि भाई इसको किसने जारी किया हुआ है ना, बता दिया है। उड़ीसा 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। करेक्ट है। दूसरे और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और आपका गोवा है, तो आपका हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो पहले स्थान पर आपका उड़ीसा है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर गोवा है। आपका बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1 मिनट। जनवरी 2025 में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने राज्य के किस शहर को वर्ष 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो असम की बात कर रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं, इन्होंने 2027 तक असम की राजधानी दूसरी बनाने की घोषणा की है। कौन से ईस्वी बनाएंगे? तो नाम है डिब्रूगढ़। कौन सा? डिब्रूगढ़ को राजधानी बनाने के लिए इन्होंने बात की हुई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जनवरी 2025 में प्रारंभ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में कथनों पर विचार करें। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना किससे संबंधित है, इसकी बात की जाए तो जनवरी 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत को किया गया। करेक्ट है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य छात्रों को शोध करने के लिए एवं शैक्षणिक संस्थानों तक सरलता से पहुंच प्रदान करने के लिए इसका लक्ष्य बनाया गया। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा यहाँ पर सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ व्यक्ति है और एक तरफ नियुक्ति है। कौन से व्यक्ति की नियुक्ति कहां से संबंधित है? जैसे बात करें अरुण मिश्रा की बात किया तो लोकपाल बीसीसीआई के हैं। ठीक है। माइकल मार्टिन की बात किया तो आपके प्रधानमंत्री आयरलैंड के हैं। जॉन एल रेडक्लिफ की बात किया है तो आपके ये प्रमुख CIA के हैं। ज्ञानेश कुमार की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त है। हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो ए वाला करेक्ट रहेगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा ही ऑप्शन करेक्ट है। जनवरी 2025 में किस राज्य में भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम का उद्घाटन किया गया है? तो आपदा चेतावनी प्रणाली के लिए कवचम का जो उद्घाटन है कहां पर किया गया है? हम कहेंगे केरल राज्य में किया गया है। कहां पर किया गया है? केरल राज्य में जो है किया गया है। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट है। तो 130 तक क्वेश्चन लगा चुके हैं, लेकिन आप लोग फिर भी थोड़ा सा मोटिवेशन शेयर वगैरह नहीं करते हो। जनवरी 2025 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रिक्स के आधिकारिक भागीदार के रूप में शामिल हुआ है? तो ब्रिक्स की बात कर रहा है कि भाई ब्रिक्स में
इसमें क्या है, ब्रिक्स में यहाँ पर आधिकारिक तौर पर भागीदारी रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है, हमारा ऑप्शन रहेगा नाइजीरिया शामिल हुआ है। कौन सा, नाइजीरिया देश शामिल हुआ है। नेक्स्ट आता है जनवरी 2025, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में जो घटना घटित हुई थी उस जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया हुआ है। तो मौनी अमावस्या पर जो प्रयागराज महाकुंभ में हमारी घटना घटित हो गई थी, जो भगदड़ हुई थी, उसमें अध्यक्षता में गठित की जांच की गई है, लेकिन यह किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन रहेगा आपका जो न्यायिक आयोग है न्यायमूर्ति हर्ष कुमार अध्यक्षता में, किसमें, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठन किया गया है। जनवरी 2025 में चर्चित माउंट तारानाकी के संबंध में कथनों पर विचार करें। माउंट तारानाकी कथनों पर विचार करने बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है, मतलब कि गलत इनमें से कौन कौन से हैं। तो यह न्यूजीलैंड में स्थित है, ये तो सही है। न्यूजीलैंड की संसद के द्वारा व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया, ये भी करेक्ट है। इसका नया नाम अब के काहुई तुपुआ होगा, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो हम कहेंगे गलत कोई है ही नहीं, तो हम कहेंगे इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। जनवरी 2025 में भारत सरकार के द्वारा 4 नए रामसर स्थलों को शामिल करने की घोषणा की गई। स्थल और संबंधित राज्यों में कौन सा यहाँ पर गलत है, बेमेल है। चलिए बात करते हैं कौन सा गलत है। जैसे हम बात करें सक्कर कोटई पश्चिमी रण तमिलनाडु राज्य में है, करेक्ट है। थेरथंगल पश्चिम रण की बात की जाए तो थेरथंगल पश्चिम रण भैया केरल में नहीं है, ये भी आपका तमिलनाडु राज्य में ही है ना, तमिलनाडु राज्य में ही है। तो बी ऑप्शन आपका गलत है। खेचो पलरी आर्द्रभूमि की बात करें सिक्किम में है, करेक्ट है। और उधवा झील की बात करें तो झारखंड राज्य में है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका जो बी वाला था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रोबाबो सुबियांतो किस को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, यह किस देश के राष्ट्रपति थे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, यह राष्ट्रपति इंडोनेशिया के थे और 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में इनको जो है बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जनवरी 2025 में 3 पश्चिमी अफ्रीकी देश पश्चिम अफ्रीकी राज्य आर्थिक समुदाय से अलग होने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे देशों ने, मतलब 3 देशों ने इससे पश्चिमी अफ्रीकी राज्य आर्थिक समुदाय से अलग होने की घोषणा कर दी है। इनमें से एक ऐसा देश है जो इनमें से शामिल नहीं है। तो कौन सा देश शामिल नहीं है, नाइजर शामिल है, माली शामिल है, बुर्किना फासो शामिल है, लेकिन मार्टिनिया की बात करें तो यह शामिल नहीं है। तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए कौन सा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित चर्चित जनरेशन बीटा शब्द का संबंध किसके साथ है। जनरेशन बीटा शब्द का बात कर रहा है और अभी चर्चा में बनाता किसका संबंध है, वर्ष 2025 और इसके पश्चात जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी से संबंधित है जनरेशन बीटा। जनरेशन बीटा जो है 2025 या इसके पश्चात अब जितने भी बच्चे जन्म लेंगे वो नई पीढ़ी में जनरेशन बीटा जो है कहलाए जाएंगे। जनवरी 2025 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी मतलब कि जल पक्षी जनगणना करवाई गई है। तो जल पक्षी जनगणना अभी भारत में किस राज्य में करवाई गई है, आपका ऑप्शन रहेगा गुजरात राज्य में करवाया गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट भी है। नेक्स्ट आता है कि चर्चित रही संगीत सेवड़ा लिंका का संबंध कथनों पर विचार करें। तो सेवड़ा लिंका के संबंध में कथनों पर विचार करने और ये चर्चित संगीत है, वहां पर बात करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो सेवड़ा लिंका है बोस्निया का एक उदास शहरी प्रेम गीत है, करेक्ट है। सेवड़ा लिंका को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, ये भी करेक्ट है। सेवड़ा लिंका को बाल्कन ब्लूज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा यहाँ पर डी वाला जो है सही हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन जीएस का, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स का विकसित किया गया है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स को विकसित किया गया है, लेकिन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन रहेगा यहाँ पर टाटा स्टील कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। किसके, टाटा स्टील कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। तो हमने यहाँ पर आज हमने पूरा जीएस के 140 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। हिंदी के क्वेश्चन अपने आप में 60 क्वेश्चन होते हैं, इंपोर्टेंट रहते हैं, लेकिन 60 × 4 कर लेना, 150 से ज्यादा क्वेश्चनों को हम कवर करते हैं। तो जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आए नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको सॉल्व भी कर सके। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।